ऑलराइट जी। सो इन द लास्ट लेक्चर हमें पता चल गया कि एक होता है एग्रीगेट डिमांड, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, वो वही होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो पहले पढ़ चुके हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां क्वांटिटी ना ले लूं, क्वांटिटी क्या फर्क पड़ता है? पक्की बात है फर्क पड़ता है, फेल कर देगा, वो पूरा काट देगा ग्राफ। यहां क्या लेते हैं? रियल जीडीपी, इधर सिर्फ प्राइस ले लूं, एवरेज प्राइस लेवल। और अगर माइक्रो के ग्राफ में एवरेज प्राइस लेवल और रियल जीडीपी लिख दिया, वहां अंडा मिल जाएगा। तो बी वेरी पर्टिकुलर। और ये मैंने जितने स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं फाइनल कैम्ब्रिज के, वो सारे यही होते हैं। फिर हमने देख लिया कि इसके रीजंस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं शिफ्ट होने के, मूवमेंट के। क्या था, क्या रीजंस थे? पहला रीजन था वेल्थ इफेक्ट, फिर उसके बाद दूसरा रीजन था इंटरनेशनल इफेक्ट, और फिर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। फिर हमने देख लिया कि ये शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट होने के बहुत सारे रीजंस है। इफ देयर इज अ नेट इंक्रीज इन दीज फैक्टर्स, तो एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। इफ देयर इज अ नेट डिक्रीज इन दीज फैक्टर्स, और वो भी हमें पता चल गया कि कंजम्पशन के कौन से फैक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या है, गवर्नमेंट के क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स के क्या है। फिर हम आगे, हमने शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन समझ लिया। और फिर हमने क्या समझ लिया? Short run aggregate supply can be a straight line, can be a curve like this. Short run aggregate supply upward sloping होता है, और इसके तीन reasons हैं क्या? Cost effect, misinterpretation effect and the profit effect. अब आ जाएं, जल्दी से हेडिंग दे दें किस चीज की? Shifts in short run aggregate supply. जल्दी से बना लें और शिफ्ट कर दें राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। Can be a curve like this, can be a straight line, doesn't matter. किसी रीजन से ये बढ़ गया तो इट विल शिफ्ट टू द राइट। रिमेंबर, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड है। दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। ओरिजिन से आप कर दें, क्योंकि जीरो प्राइसेस जीरो हो जाएंगी तो जाहिर बात है सप्लाई मुल्क में क्या हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको टच करें, निटी-ग्रिटीज में ना फंसे। दिस इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डज दिस मेक सेंस? Remember, this is macro. Cost of production. एक मुल्क में, पूरे मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, एसआरएस शिफ्ट्स, एसआरएस शिफ्ट्स ज्यादा हो जाएगा, फर्म्स विल विलिंग एंड एबल टू सप्लाई मोर, और लेस लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स, एंड इवन न्यू फर्म्स वुड वांट टू प्रोड्यूस मोर। अब मैक्रो लेवल पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या सीन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी mainly depends on returns to factors of production, that is मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? नाउ यू कैन रिलेट टू इट दिस, जब मुल्क में लैंड को क्या रिटर्न मिलता है? रेंट्स बढ़ेंगे। वे लेबर को क्या रिटर्न मिलता है? जब मुल्क में वेजेस एंड सैलरीज बढ़ेंगी, जब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। जब प्रॉफिट
मार्जिन इंक्रीज करेंगे। एंड इंटरेस्ट के अलावा मेन इंटरेस्ट हमेशा नहीं है, इंटरेस्ट इतना क्योंकि इट डिपेंड्स कि हाउ लिवरेज्ड योर फर्म्स आर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फर्म is has taken loan, especially in countries like Pakistan। थोड़ा सा इंपोर्ट्स करते हैं उससे एक मेन। एंड एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस में क्या आता है? ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्राइसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स। कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, समझ रहे हैं, सीमेंट। ये चीजें मेन चीजें हैं जो कि एक इकोनॉमी की मैक्रो लेवल पे, बिजली बढ़ेगी, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रूब्रिक्स कोई ये एकेडमी है, लेकिन कोई हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, प्लांट नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर से किधर चली? अभी भी इस वक्त इसकी वन ऑफ द मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो मुल्क में हर बिजनेस, छोटे मोटे बड़े बिजनेस की क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऑयल महंगा होगा, हर किसी को फर्क पड़ेगा, टीचर्स को आने में फर्क पड़ेगा। हालांकि हमारा कोई उस तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है, वरना तो बहुत ज्यादा सप्लाईज आती हैं वो महंगी पड़ेंगी, लेकिन मुझे तो आना महंगा पड़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डू वी गेट इट? इस तरह रिटर्न्स टू रेंट्स बढ़ेंगे तो हर बिजनेस को इफेक्ट होगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट, और क्या फैक्टर्स हैं जी जो एसआरएएस को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। You increase the GST in Pakistan from 17 to 18%, what will happen? Cost of production of every firm rises, which will shift the SRAS shifts leftwards. कैसा? रिमेंबर, पीपीसी करते हुए क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को अफेक्ट करेंगे मैक्रो लेवल पे, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं करेंगे खाली, या शॉर्ट रन में भी करेंगे। हाउ कैन यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन? कैन वी शॉर्ट रन में क्वांटिटी कर सकते हैं? रिमेंबर पीपीसी करते हुए माइग्रेशन, अभी यूएसए के सबको वीजे देंगे तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 4 बंदे रह जाएं टोटल, पूरा पाकिस्तान चला जाए, ठीक है, अगली फ्लाइट लेके। आई बात समझ में? एक दिन में उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, लेबर की नहीं बढ़ गई। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, स्कूल लिविंग एज कम कर दी। आई बात समझ में? तो शॉर्ट रन में बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर, एसआरएस शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, नीचे एसआरएस शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी भी बढ़ सकती है शॉर्ट रन में, बिल्कुल बढ़ सकती है। ट्रेनिंग करा दें, छोटी मोटी कोर्सेज करवाएं उनको छोटे मोटे, जिस तरह यूके में होते हैं। मैकेनिक आप किस तरह बन सकते हैं? ठीक है, कोर्सेज है, 6 महीने का कोर्स करें, मैकेनिक बने, प्लम्बर बने। आई बात समझ में? क्वालिटी और किस तरह बढ़ सकती है? कैपिटल की, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, स्किल्स इंपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें,
तो सारे नहीं ना बढ़ रहे, सारे नहीं ना बढ़ रहे, कुछ बढ़ रहे कुछ नहीं बढ़ रहे। ठीक है, शॉर्ट रन देखें, वो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन के शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसको इस स्पेक्ट्रम में मत देखें। शॉर्ट रन बेसिकली क्या है, छोटा टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आप बिल्कुल उस हार्ड कोर डेफिनेशन फिर तो ये ऑब्वियसली नहीं कर सकेंगे। समझ आई? फैक्टर्स क्वालिटी बढ़ गई, वही बात है सर, एस शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, गिर गई एस आर एस शिफ्ट्स leftwards. Make sense? Is this clear? Can we handle short run aggregate supply? Can we handle aggregate demand? I am recording the class, Iman. चलें जी, दे दें हेडिंग। हेडिंग ये है कि पेन रख दें नीचे, इजी हो जाए। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम ये है कि एडम स्मिथ को जानते हैं आप? नहीं जानते? बुक्स लिखी हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, और क्या था, फिलोसोफर था बेसिकली, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं। वेल्थ ऑफ नेशंस इसने लिखी बुक, जिसमें इसने कॉन्सेप्ट दिया किसका, इक्विलिब्रियम का, एट द माइक्रो लेवल एंड एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये आनी चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था एज अ फिलोसोफर जी। तो एडम स्मिथ की जो मेन आइडियोलॉजी थी, द इक्विलिब्रियम, द इनविजिबल हैंड, रिमेंबर इक्विलिब्रियम पढ़ते हुए हमने किया था, दैट सेम थ्योरी वर्क्स एट द मैक्रो लेवल एज वेल। एडम स्मिथ कहता था कि आपने पंगे नहीं लेने इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, सुकून करे गवर्नमेंट। क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, प्राइस लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा इनकम्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, उससे प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, डिमांड कम होगी तो फर्म्स की आउटपुट गिरेगी, आउटपुट गिरेगी तो फर्म्स की इनकम्स गिरेंगी, इनकम्स गिरेंगी तो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी तो एडी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एडी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, एक साइकिल। और इसी तरह होता आ रहा था। आपने बिजनेस साइकिल पढ़ी है ना बिजनेस स्टडीज में, इसी तरह इकोनॉमिक साइकिल है, बूम रिसेशन स्लम, बूम रिसेशन स्लम, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, ये खैर टू में डिटेल में देखेंगे। तो ये थी इसकी मेन थ्योरी, और इसी थ्योरी पे पूरी दुनिया चल रही थी, सारी इकोनॉमीज इसी पे काम कर रही थी। रिसेशन आते थे, ऑटोमेटिकली इनकम्स गिरती थी, लोग थोड़े से अनएम्प्लॉय होते थे, ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिरती थी, प्राइसेस गिरती थी तो वापस सिस्टम रिकवर करता था, फिर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता था तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, डिमांड वापस गिरती थी। ये साइकिल चलता आ रहा था कब तक, 1930s तक। 1930s में वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज यूएसए की क्रैश की। ठीक है, एक रिसेशन आया, 1 साल 2 साल 3 साल अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है, प्राइसेस ऊपर हैं। ठीक है, प्राइसेस नीचे आ नहीं रही, एग्रीगेट डिमांड तबाह हो गई, आउटपुट तबाह हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बाहर बैठ गए, खाने को नहीं है। 1 साल 2 साल 3 4 5 6, a prolonged recession is called a depression. In modern world history, 17वीं सेंचुरी के बाद पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेसिकली मींस यूएस इकोनॉमी, एंड जब यूएस रिसेशन में जाता है यूरोप भी जाता है और पूरी दुनिया जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी ने मॉडर्न हिस्ट्री में एक ही दफा डिप्रेशन में गई है, एंड दैट इज कॉल्ड, ये लफ्ज सुना होगा आपने कहीं कभी, द ग्रेट डिप्रेशन। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमी सारी बिल्कुल कोलैप्स कर गई, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी तकरीबन, और यूएस इकोनॉमी खास तौर पर कोलैप्स कर गई।
तब एक साहब थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स इकोनॉमिस्ट था उस वक्त का, बहुत फेमस, और उस वक्त फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन था। जिस तरह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका यूएस का जो प्रिंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है, उसका चेयरमैन था फेड व्हाट डू यू कॉल इट, केन्स। केन्स का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। केन्स ने कहा, ये बातें बिल्कुल ठीक है एडम स्मिथ की, इकोनॉमी विल रिकवर इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन। लेकिन उसका ये डायलॉग था, व्हाट इफ आई एम डेड इन द लॉन्ग रन। उसने कहा, अगर मैं मर गया फिर इकोनॉमी खुद रिकवर की 20 साल बाद, 30 साल बाद तो बैठे रहेंगे, शक्ल देखते रहेंगे। He was the one to introduce fiscal and monetary policy specifically. He used interest rates and money supply. He manipulated them. किस तरह वो हम पढ़ेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसने लगाई, इंटरेस्ट रेट कम किया, मनी सप्लाई बढ़ाई, और अमेरिकन इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन से निकालने में इसका रोल है काफी ज्यादा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में डिवाइड आ गया, इकोनॉमिक्स में डिवाइड आ गया, एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया जिसको कहते हैं केन्जियन, नॉट कनेजियन, लिखते कनेजियन है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। और एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया जिसको कहते हैं क्या, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। फिर इनके शुरू, जिस तरह रिलीजन में नहीं सेक्ट्स बन जाते, उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी बन गए। ये दो मेजर हैं और अब तो करोड़ों हैं। मॉनेटरिस्ट आ गए, फिर न्यू क्लासिकल्स, न्यू केन्जियंस अलग हैं, फिर कुछ पुराने ओल्ड क्लासिकल केन्जियंस को फॉलो करने वाले, अब बहुत खिचड़ी बन गई है फिलहाल। मतलब ये दो मेजर सेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इफ यू गो टू यूरोप साइड, यू विल फाइंड ऑल द प्रोफेसर्स देयर फ्रॉम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। सेंट्रल यूएस में चले जाएं, वहां भी शिकागो वगैरह क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के। पूरा आईवी लीग चले जाएं, ब्राउन चले जाएं, हार्वर्ड चले जाएं, एमआईटी प्रोफेसर की बात हो रही है, वो क्या है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, बैचलर्स में आप दोनों पढ़ेंगे, मास्टर्स में आप दोनों पढ़ेंगे। व्हेन यू डू योर पीएचडी, इफ खुदा ना खास्ता यू डिसाइड टू डू योर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा, देन यू विल डिसाइड के विच स्कूल ऑफ थॉट डू यू बिलोंग टू, जिससे आप प्रोफेसर से एफिलिएट करेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन से आप एफिलिएशन करेंगे। दोनों, अभी हमने दोनों पढ़ने, इससे पहले आप मेरे से पूछें, मैं दोनों का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बल्कि कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? अब चक्कर क्या है, फिर इनके हो गए लड़ाई झगड़े हर बात पे, छोटी मोटी बात पे। एडी पे, एग्रीगेट डिमांड पे इनका कोई मसला नहीं है। एग्रीगेट डिमांड दोनों कहते हैं इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एसआरएएस पे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पे, दोनों का कोई मसला नहीं है, दोनों अग्री करते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है और ये होता है। मसला क्या है? मसला है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई केन्जियंस किसी और तरह डिफाइन करते हैं और क्लासिकल्स किसी और तरह डिफाइन करते हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? फिर हेडिंग देते प्यारी सी। चलें जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, LRAS, केन्जियन जी स्कूल। किसका कर रहे हैं पहले हम? केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट हम पहले कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपको लिख लिया, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट लिख लिया ना हमने। ठीक हो गया, आ जाए जी, तगड़ा ग्राफ। थोड़ा सा एक्स एक्सेस लंबा बनाइएगा। यहां आ गया आपका रियल जीडीपी, यहां आ गया आपका एवरेज प्राइस लेवल, ये आ गया आपका, व्हाट इज दिस ग्राफ,
Here I am taking consumer goods. Either I am taking capital goods. What is this? This is our PPC. लिख जी, बात सुने. Pens down once again. केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लॉन्ग रन में इनिशियली एवरी इकोनॉमी हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइडल रिसोर्सेस. देखा जाए कुछ हद तक बात ठीक है. चाइना भी जब शुरू हुआ था, यूएस भी जब शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसके पास बहुत ज्यादा लैंड था, लेबर कम था, आ रहे थे बहुत ज्यादा लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो उस वक्त ज्यादा ही था, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो हर इकोनॉमी शुरू में, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि शुरू में हर इकोनॉमी के पास बहुत ज्यादा आइडल रिसोर्सेज होते हैं और वो कहां ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बहुत नीचे. इक्विलिब्रियम कहां से आ गया? पीपीसी में इक्विलिब्रियम की बात हुई है कभी? क्या बोला? बिलो द पीपीसी. आई थॉट इक्विलिब्रियम. हाँ जी, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ आइडल रिसोर्सेज, तो शुरू में हर इकोनॉमी अपने लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा सकती है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस लेवल्स, विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन. दैट इज व्हाई द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इनिशियली इज परफेक्टली, डोंट यूज परफेक्टली इलास्टिक, यूज हॉरिजॉन्टल. देखें, सप्लाई बढ़ रही है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस लेवल्स. इसकी एनालॉजी अगर देखें, अगर मैं पाकिस्तान में आपको कह दूं कि मुझे 1.5 लाख मजदूर चाहिए, एक डैम बन रहा है, हो जाएगा? नॉट अ बिग डील, आ जाएंगे लोग. यही बात अगर मैं फिनलैंड में कह दूं या स्वीडन में कह दूं, वो समझेंगे ये पागल है, ठीक है. उधर 10,000 बंदे नहीं, 10,000 भी कह दूं वो परेशान हो जाए. मेक सेंस? बिकॉज दे आर क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट. वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी. डू वी गेट इट? बनाना नहीं है मेरे साथ, बनाना नहीं है. अभी मैं इसको थोड़ा सा गलत बना रहा हूं, फिर बाद में ठीक करूंगा, इसलिए अब बनाना नहीं है. फिर वो कहते हैं कि देन एवरी इकोनॉमी इवेंचुअली लॉन्ग रन में कहां पहुंचेगी? करीब पहुंच जाएगी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट. इंडिया, चाइना पहुंच गए, चाइना पहुंच गए फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब, पहुंच रहा है आहिस्ता आहिस्ता. सप्लाई बढ़ सकती है, अभी भी बढ़ सकती है, रूम है, स्पेयर कैपेसिटी है, अभी भी बढ़ सकती है, लेकिन क्या होगा? प्राइस लेवल्स भी बढ़ेंगी अगर आप सप्लाई बढ़ाएंगे. बात समझ आई? फिर वो कहते हैं कि इवेंचुअली, ये तो होना ही है लॉन्ग रन में, हर इकोनॉमी ने कहां पहुंचना है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. जापान, स्वीडन, डेनमार्क, फुल एम्प्लॉयमेंट. यूके कहां पहुंच गए? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एनी अटेम्प्ट टू इंक्रीज द सप्लाई विल ओनली रिजल्ट इन व्हाट? हायर प्राइसेस while supply will remain the same. तो LRAS केन्जियन कहते हैं इन 3 स्टेजेस पे डिपेंडेंट है. बात समझ आई? लेकिन इस तरह नहीं बनाना. कैसे बनाना है? बनाना इसी तरह ही है. इसके बारे में क्या ख्याल है? स्मूथ, ठीक है. शुरू में बिल्कुल फ्लैट, एंड पे बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए. शुरू में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, फिर बड़े, और एंड पे बिल्कुल वर्टिकल. दोबारा हो जाएगा एक दफा, मजा नहीं है. आपने अब बनाना है. This is the shape of the Keynesian long run aggregate supply. Does this make sense? जी, तो आप बनाएं, सारा कुछ बनाएं, जल्दी करें, स्पीड मारें. पीपीसी ना बनाए, कुछ ना बनाए. बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे. ये कराएंगे इसी साल नवंबर में, दोबारा अक्टूबर में जरूर आइएगा. अगला जब सेशन आएगा कराएंगे. ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? यूट्यूब पे देखो, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ. बहुत शुक्रिया, बना लिया आपने. फिर मैंने कहा था शार्प नहीं बनाना, और आखिरी पार्ट सीधा होना चाहिए बिल्कुल. किधर सीधा? बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए. मेक श्योर आखिरी वर्टिकल हो, शुरू वाला बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, दरमियान में इंक्रीज.
ये पार्ट मेक श्योर ये वाला पार्ट बिल्कुल वर्टिकल हो। कैसा कॉन्सेप्ट समझ आए? इसकी एनालॉजी बताऊं कैसे है? अगर एनालॉजी देखनी है माइक्रो लेवल पे, तो शुरू में टीचर्स बहुत हैं, ठीक है, और स्कूल्स कम है, तो टीचर उसी रेट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सप्लाई बढ़ाई जा सकती है नंबर ऑफ क्लासेस पिंडी इस्लामाबाद में एट द विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइस लेवल्स। फिर कमी होनी शुरू होगी, फिर अब टीचर को पोच करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा, हमारे पास आ जाओ, क्या होगा? प्राइसेस ज्यादा होनी शुरू। फिर क्या हुआ? टीचर नाम की चीज ही कोई नहीं। अब एक और इंस्टीट्यूशन कहता है कि फलाने टीचर को बुलाओ। किस तरह बुलाएंगे? वो उसको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे, उसको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे और उसको अपने पास ले आएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस को क्या हुआ इन दैट सिटी? नथिंग। वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला गया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो गए और आउटपुट को कुछ भी नहीं हुआ। मेक सेंस? ये खैर एक एनालॉजी है फजूल सी। आ जाए जी। द केन्जियंस बिलीव शिफ्ट करेंगे ना, द केन्जियंस पीपीसी बाहर जाएगा ना, तो ये भी आगे जाएगा, करेंगे। द केन्जियंस बिलीव दैट इनिशियली, उस गिवन टाइम पीरियड में तो फिक्स्ड है ना, द केन्जियंस बिलीव दैट इनिशियली every economy has lots of spare capacity hence aggregate supply can be increased without causing the price levels to rise. Without causing the price levels to rise. The LRAS is initially horizontal. According to Keynesians, कौन अपने बाप की पैसे जाया कर रहे हैं? हाँ? अकॉर्डिंग टू केन्जियंस क्या हो रहा है? इकोनॉमीज come close to full product maximum या full capacity output slash supply can be increased, however price levels also rise. The LRAS at this stage become upward sloping. Does this make sense? Eventually, according to Keynesians, all
economies in the long run reach full capacity. Reach full capacity. Any attempt to increase supply only results in higher price levels while real GDP remains the same. The LRAS becomes vertical. कैसा? शक्ल समझ आई LRAS की? पढ़ा टाइम? पढ़ाएं? पीटीएम पे तो ये दिया है, फेयरवेल इसकी है, इसका मतलब आज तुम्हारी फेयरवेल है? तुम्हें उठा लेंगे ना कल तो, क्योंकि इसके बाद किधर जाओगे? किस आते रहना, मिलते रहना, ये ना भूल जाओगे, मिलने आना। चलें जी, फर्क पड़ता था तो कल पता चलेगा। तो सोचे कल आप आएंगे, अब कोई बदवा ना निकाल देना है ना, कोई ट्रक चढ़ जाए हाईवे पे, गाड़ी मेरी ऑल्टो पे, ट्रक में आप चढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। ये डायग्राम देखें, ये दिस इज द डायग्राम। तुम्हें रमजान की टेंशन पड़ गई है, तुम इधर सिलेबस की टेंशन लो, मेरी क्लास रोजे के बाद होगी। हाँ, वो मेरा काम है, टेंशन नहीं। रात को रख लेंगे तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। लें जी, अब आपने बताना है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कैसा है। चक्कर क्या है, मेन मसला किसमें? मेन मसला है लॉन्ग रन की डेफिनेशन में। दे perceive it in some other way, they perceive it in some other way. क्लासिकल्स क्या कहते हैं सुने, क्लासिकल्स कहते हैं कि लॉन्ग रन आता ही तब है, शुरू ही तब होता है जब एक इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंच जाती है। ये लोग कहते हैं कि लॉन्ग रन, केन्जियंस कहते हैं कि स्टेजेस में आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, आप पहले इधर थे, फिर इधर पहुंचे, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचे। ठीक है, क्लासिकल्स कहते हैं कि लॉन्ग रन कहते ही उसको हैं जब आप अपनी फुल कैपेसिटी पे एक इकोनॉमी पहुंच जाती है, तब सिर्फ लॉन्ग रन आता है। ठीक है, लिखें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, every economy operates at its maximum productive capacity in the long run. वो कहते हैं लॉन्ग रन आता ही तब है जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे। देयर LRAS is
डैश। इनका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कैसा? वो कहते हैं स्टेजेस स्टेजेस का कोई चक्कर नहीं है, इस तरह का कोई कहानी नहीं है कि पहले फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर थे, फिर उसके करीब पहुंचे, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचे। ये कहते हैं लॉन्ग रन में हर इकोनॉमी होती ही अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। इनका एलआरएस कैसा होता है सोचें? फुल एम्प्लॉयमेंट पे है ही आप पीपीसी के ऊपर, लास्ट में एब्सोल्युटली वर्टिकल, इलास्टिसिटीज तो अप्लाई नहीं है। यस, वो कहते हैं लॉन्ग रन कहते ही उसको है जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ, वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ये कहते हैं लॉन्ग रन शुरू ही तब होता है जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यू आर अ केन्जियन। देखे ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पे देखें, इसलिए तो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत देर बाद आती है। जापान अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम कह सकते हैं वो लॉन्ग रन अचीव कर चुका है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अभी लॉन्ग रन अचीव अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो इट डिपेंड्स क्या आपको क्या ठीक लगता है। हमने दोनों पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, सही गलत आप पीएचडी में जाके डिसाइड कीजिएगा। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।